Hello and good morning. India's Foreign Policy, Chapter number 3, Class 12 Political Science. इस सीरीज का ये 4th पार्ट है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड यूएस रिलेशंस, इंडियाज चेंजिंग रिलेशंस विद अदर नेशंस, इंडियाज रिलेशन विद यूएसए, India's relationship with the US. We can divide the India-US relationship into two parts: during the Cold War era and after the Cold War era. During the Cold War era. During the Cold War years, India found itself on the opposite side of US. इसके कुछ reasons थे. Nehru rejected American suggestions for resolving the Kashmir crisis via third-party mediation. India rejected American advice that it should not recognize the communist conquest of China. And the last, in 1954, United States made Pakistan a central treaty organization, CENTO treaty ally. ये कुछ 3 रीजन थे जिसकी वजह से भारत ने अपने आप को यूएस के अगेंस्ट पाया. In 1961, India became a founding member of the non-aligned movement to avoid involvement in the Cold War power play, but American officials perceived India's policy of non-alignment negatively. India cultivated strategy and military relations with the Soviet Union to counter Pakistan United States relations. भारत ने 1961 के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक फाउंडर मेंबर बना, जिसको अमेरिका ने सही नहीं माना और इंडिया के इस पॉलिसी को नेगेटिवली देखा. और जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब इश्यूज हुए, जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया क्योंकि यूएस का अलाई पाकिस्तान बन चुका था. और इसी वजह से इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना शुरू किया. इंडियाज 20 years treaty of friendship with USSR in 1971 portrayed a definite tilt towards USSR. और इसी वजह से भारत का जो झुकाव था वो धीमे धीमे यूएसएसआर की तरफ होने लगा, क्योंकि यूएसए का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रहा था. ऐसे में हमें इस रीजन के अंदर एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी जो हमें सपोर्ट कर सके. शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. Many non-Congress government came to power in period starting 1977. This was also the time when the world politics was changing dramatically. और इन रिलेशंस के अंदर हमारे ऐसा नहीं है कि यूएस के साथ रिलेशन शुरू से ही या हमेशा ही खराब रही. कई बार इन रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स आए. कई बार रिलेशंस हमारे अच्छे भी बने. जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया तब हमारे रिलेशन यूएस के साथ अच्छे थे. यूएस ने इंडिया को काफी सपोर्ट किया. और ऐसे और भी कई मौके आए जब यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया. और इसमें ड्रामेटिकली चेंज आया 1977 में, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट भारत में बनी. द जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन 1977 अनाउंस दैट इट वुड फॉलो जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट. इसका मतलब ये था भारत अब यूएसएसआर को स्पेशल सपोर्ट या उनके साथ स्पेशली नहीं होगा. दिस इम्प्लाइड दैट द प्रो सोवियत टिल्ट इन द फॉरेन पॉलिसी विल बी करेक्टेड. Since then, all governments, Congress or non-Congress, have taken initiative for restoring better relations with China and entering into close ties with US. और इसके बाद धीमे धीमे जितने भी सरकारें बनी, चाहे वो कांग्रेस की थी या नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, धीमे धीमे उन्होंने यूएस के साथ अपने संबंध जो थे मजबूत करना चालू किया. In Indian politics and in popular minds, India's foreign policy is always very closely linked to two questions. One is India's stand vis-a-vis Pakistan, and the second, Indo-US relations. भारत की विदेश नीति को हमेशा से इन 2 संदर्भों में देखा जाता रहा. एक तो पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते और दूसरा इंडिया-यूएस रिलेशनशिप. In the post-1990 period, the ruling parties have often been criticized for their pro-US foreign policy. और इस 1990 के बाद के सालों से हमारे यूएस के साथ जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप हुए, उसको लेकर कई पार्टियों द्वारा रूलिंग पार्टी को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता रहा. इंडिया यूएस रिलेशनशिप आफ्टर कोल्ड वॉर एरा. अब हम देखेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते कोल्ड वॉर के बाद में. जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, इंडिया को अचानक क्यों लगने लगता है कि वो पूरे इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर, इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में फ्रेंडलेस हो गया है. उसका कोई दोस्त नहीं बचा और पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए एक तरह से हॉस्टाइल हो चुका है. इमरजेंस ऑफ ए यूनिपोलर वर्ल्ड एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया gave a new turn to Indo-US relation.
और ये एक लैंडमार्क था। यहाँ पर इंडिया यूएस जो रिलेशंस थी उसके अंदर बहुत बड़ा टर्न आया। However, these were also the years when India decided to liberalize its economy and integrate it with global economy. भारत की जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति खराब हो चुकी थी। भारत का जो सोना था वो विदेशी बैंकों में गिरवी रखा गया था और भारत सरकार के हालात इतने खराब थे कि उसको अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा भी नहीं बचा था। ऐसे में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ये तय किया कि भारत की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए और उसको ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके साथ उसको इंटीग्रेट किया जाए। This policy of India's impressive economic growth rates in the same year have made the country an alternative economic partner for a number of countries including the US। और इसी पॉलिसी की वजह से ग्लोबल लेवल के ऊपर इंडिया के बहुत सारे इकोनॉमिक पार्टनर बने और यूएस भी इसमें से एक था। एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड गवर्नमेंट्स 1998 to 2004। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस रिलेशनशिप को। जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो गवर्नमेंट थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में बनी थी, उस गवर्नमेंट के दौरान जो दो गवर्नमेंट बनी थी 1998 में और सेकंड बनी थी 1999 में जो 2004 तक चली, उस दौरान इंडिया यूएस रिलेशंस कैसे रहे। Soon after Atal Bihari Vajpayee became the Indian Prime Minister, he authorized nuclear weapons testing at Pokhran। भारत की स्थिति को देखते हुए एक तरफ पाकिस्तान जिसको अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिल रहा था जो न्यूक्लियर पावर था, दूसरी तरफ चाइना भी न्यूक्लियर पावर था और दोनों से भारत के सीमा विवाद चलते रहते हैं और इस बॉर्डर इश्यू को लेकर भारत को अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर में डेवलप करना था ताकि हम हमारी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर ध्यान दे सकें। और इसीलिए भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट को परमिशन दी और इसी के साथ अमेरिका ने भारत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम्ड दिस टेस्टिंग, promised sanction and voted in favor of the United Nations Security Council resolution condemning the tests. President Bill Clinton imposed economic sanctions on India, including cutting off the military and economic aid, freezing loans by American banks to state-owned Indian companies, prohibiting loans to Indian government for all except food purchases, prohibiting American aerospace technology and uranium export to India, and requiring the US opposed to all loans request by India to international leading agency। और बहुत सारे सैंक्शंस यूएस ने इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। However, these sanctions proved ineffective। पर ये जो सैंक्शंस थे वो इफेक्टिव नहीं रहे क्योंकि उस वक्त तक भारत अपने आप को एक आर्थिक बदलाव के दौर में ला चुका था और भारत धीमे धीमे एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलता जा रहा था और इसी वजह से जो ट्रेड जो था भारत का केवल यूएस के साथ ही नहीं था, दुनिया के कई देशों के साथ था और यूएस के साथ जो ट्रेड था भारत का उसका जीडीपी के अंदर बहुत एक स्मॉल पोर्शन था। इसलिए इन सैंक्शंस का भारत के ऊपर कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ा। इंडिया यूएस रिलेशन में उसके बाद जो नेक्स्ट लैंडमार्क है वो है 9/11 का अटैक। यूएस के ऊपर 9/11 के अंदर अलकायदा एक मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने यूएस के ऊपर अटैक किया जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिपोलर वर्ल्ड वाले टॉपिक के अंदर। आफ्टर द सितंबर 11 अटैक्स अगेंस्ट द यूएस इन 2001, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश कोलैबोरेटेड क्लोजली विद इंडिया इन कंट्रोलिंग द पॉलिसी द स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल इंडियन ओशियन सी लेन्स फ्रॉम द सुएज कैनाल टू सिंगापुर। यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड गवर्नमेंट्स 2004 to 2014। 2004 के बाद भारत के अंदर इलेक्शंस होते हैं और एनडीए की गवर्नमेंट इलेक्शंस हार जाती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट बनती है और उस वक्त अब देखते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस कैसे रहे। A major change was seen in US and Indian relationship during the Bush administration, primarily over common concern regarding growing Islamic extremism, energy security एंड क्लाइमेट चेंज। उस दौरान जो इस्लामिक चरमपंथी थे और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर और क्लाइमेट चेंज कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज थे जिनको लेकर इन कॉमन कंसर्न्स को लेकर भारत और अमेरिका दोनों वापस साथ साथ आए और उन्होंने इस प्रकार की समस्याओं से साथ मिलकर लड़ना उचित समझा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायलैटरल टाइज with the US, and as a result of which the relations now covers a wide range of issues including the high technology, space, education, agriculture, trade, clean energy, counter-terrorism, etc. After the December 2004 tsunami, the US and Indian navies cooperated in the search and rescue operations and
the reconstruction of affected area. An open sky agreement was signed in April 2005, enhancing the trade and tourism and business while increasing number of flights, and Air India purchased 68 US Boeing aircraft at a cost of $8 billion. In November 2004, President Barack Obama visited India and addressed a joint session of Indian Parliament, where he backed the India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. और इसी दौरान नवंबर 2010 में बराक ओबामा भारत आते हैं और भारत के पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं, और उस समय यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भारत के परमानेंट सीट के दावे का वो समर्थन करते हैं। नाउ वी विल सी द यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग बीजेपी गवर्नमेंट 2014 to present time. At present, India and US share an extensive and expanding cultural, strategic, military, economic relationship which is in phase of implementing confidence building measures. और अब दोनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। मई 2014 के अंदर बराक हुसैन ओबामा ने मोदी को यूएस में इनवाइट किया। ये वही अमेरिका था जिसने मोदी के ऊपर 2006 के अंदर गुजरात दंगों के नाम पर उनके वीजा पर रोक लगा दी थी, पर जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब बराक हुसैन ओबामा मोदी को इनवाइट करते हैं अमेरिका आने के लिए। मोदी मेक्स हिज फर्स्ट विजिट एज प्राइम मिनिस्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एमिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फर्म अप द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Modi's event including a sold-out speech in New York Madison Square Garden and meetings with the US businessman executive। और इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क का जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन था वहां बहुत अपनी फेमस उन्होंने स्पीच दी और वहां पर यूएस बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स थे, उनके साथ उन्होंने मुलाकात करी। प्रेसिडेंट बराक ओबामा मेक हिज सेकंड विजिट इन इंडिया एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। उसके बाद बराक हुसैन ओबामा भारत आते हैं और वो ऐसे पहले यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं जिसने भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर हिस्सा लिया। ओबामा एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस ए ब्रेक थ्रू ऑन न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज दैट कुड हेल्प इम्प्लीमेंट द यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील। और बराक हुसैन ओबामा के बाद में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट बने और उस दौरान भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के और क्लोज आने लगे। ये कुछ ऐसा दौर था 1919 से लेकर लगभग जितने भी यूएस प्रेसिडेंट हुए उन सभी ने इंडिया विजिट किया और इसी दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत होते गए। इन सितंबर 2019 मोदी विजिटेड ह्यूस्टन एंड एड्रेस्ड अ लार्ज इंडियन अमेरिकन कंटिजेंट इन द ह्यूस्टन एनर्जी स्टेडियम और उस प्रोग्राम का नाम था हाउडी मोदी। और इसके बाद on February 2020, Trump visited Ahmedabad, Gujarat to address a large Indian crowd. The event titled Namaste Trump was a response to the Howdy Modi। इस प्रकार हम देख सकते हैं दोनों ही देशों के बीच में अब संबंध बहुत आगे बढ़ चुके हैं और भारत और अमेरिका के संबंध कोल्ड वॉर के दौरान जो थे उससे कई बेहतर हो चुके। Now we are going to discuss military relations between US and India. A bilateral civil nuclear cooperation agreement was signed in October 2008. US has extended support for India's entry into NSG। अमेरिका जिसने 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो हमारे पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, पर अब इंडिया और यूएस के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट TT 123 के नाम से एक ट्रीटी जो साइन हो चुकी है और इस ट्रीटी के बाद यूएस ने इंडिया की एनर्जी में एंट्री को सपोर्ट करने का प्रयास किया है। मैं आपको बता दूं एनर्जी की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स और इसकी जो खास बात है वो ये कि इसमें केवल वही कंट्री जिसके मेंबर हो सकते हैं जिन्होंने एनपीटी को साइन किया हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया हो। पर इंडिया ऐसा कंट्री है जिसने एनपीटी को साइन नहीं किया। उसके बावजूद भी यूएस जो है हमारे रिलेशंस इतने आगे बढ़ चुके हैं कि यूएस इंडिया को एनर्जी में शामिल करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस रिलेशनशिप हैज बिकम अ मेजर पिलर ऑफ इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिफेंस ट्रेड, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कॉर्पोरेशन on maritime security, etc. Aggregate worth of defense acquisition from US has crossed $13 billion। और अब हमारा अमेरिका के साथ जो व्यापार है और हम उनसे जो जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट ले रहे हैं वो $13 बिलियन से भी ज्यादा आगे निकल चुका है। और रिसेंटली भारत ने अमेरिका के साथ कुछ एग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं जो डिफेंस और मिलिट्री रिलेशंस को बताते हैं। 4 core agreements in the defense sectors are General Security of Military Information Agreement,
दिस एग्रीमेंट साइन इन 2002 GSOMIA। सेकेंड है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 29 ऑफ अगस्त 2016। ये लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया और यूएस की आर्मी के लिए है। और दूसरा, ये दोनों देश एक दूसरे को अपनी जमीन भी उपलब्ध कराएंगे अगर कभी इनको कोई ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन चलाना होता है तो। कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट मेकिंग इंडिया अ मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ अमेरिका इन सितंबर 2018। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट अभी साइन किया जाना बाकी है। ये पैंडेमिक जो कोरोना महामारी के चलते अभी ये डिले हो गया है। ये एक एग्रीमेंट है जो अभी साइन होना बाकी है। पर ये हम देख सकते हैं ये 3 एग्रीमेंट है जो मिलिट्री पर्पज से, स्ट्रेटेजिक पर्पज से इंडिया और अमेरिका के बीच में साइन किए जा चुके हैं। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस for modest 5.6 billion in 1990, the bilateral trade has increased to more than 105 billion US dollar in 2018. The US is India's second largest trading partner, and India is the 9th largest trading partner of US. US is the 5th largest source of FDI in India 2019-20. Many agreements have been signed for cooperation in energy, education, space, science, and technology. India-US relationship after Cold War era. 2 new factors have emerged in Indo-US relations in recent years. अभी हाल ही के वर्षों में भारत और अमेरिका के रिलेशंस को 2 ऐसे फैक्टर हैं जो इस दौरान उभरे हैं। एक तो है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड द सेकंड है इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, यानी भारतीय अमेरिकी प्रवासी। और ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द US absorbed about 65% of India's total export इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। किसी समय में अमेरिका ने भारत को अपना सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, पर आज उसी अमेरिका को 65% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है इंडिया। अमेरिकन एयरलाइंस है, उसका 35% जो स्टाफ है वो इंडियन है। 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली, और अमेरिका की सिलिकॉन वैली में 3 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। और अमेरिका की जो 15% हाईटेक स्टार्टअप कंपनियां जो है वो इंडियन अमेरिकन के द्वारा स्टार्ट की गई है। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट Indo-US bilateral relations have developed into a global strategic partnership with the signing of comprehensive global strategic partnership agreement during the visit of President Donald Trump in February 2020. The frequency of high-level visit and exchange have gone up significantly in the recent past. The 2 countries have instituted structured dialogue covering East Asia, Central Asia, West Asia, Africa and Indian Ocean region. और हमारे जो स्ट्रक्चरल डायलॉग है वो इस पूरे रीजन को, ईस्ट एशिया की बात करें, चाहे सेंट्रल एशिया की हम बात करें, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, ग्लोबल, इस रीजन को लेकर हम जो है डायलॉग्स कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे रिलेशन हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं, दोनों देशों के बीच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं। अमेरिका कई बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। उसको उसने F-16 जो है वो प्लेन दिए हैं भारत के विरोध के बावजूद भी। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है वो। काटसा एक एग्रीमेंट, एक एक्ट है अमेरिका का, काउंटर अमेरिकाज एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये एक एक्ट है अमेरिका का। इस एक्ट के अंदर अमेरिका ऐसे जो देश हैं जैसे कि रशिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इन देशों के साथ जो देश रिश्ते रखते हैं उनके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगाता है। पर हम सब जानते हैं भारत के रिलेशन जो है रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इंडिया जो है रशिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है जो मिलिट्री इक्विपमेंट है। और ईरान के साथ भी भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं। हमने वहां पर चाबहार जो वहां पर पोर्ट है उसको डेवलप कर रहा है इंडिया, हालांकि अभी हमने उसको रोक दिया है। ये कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट है, बातें हैं जिसको लेकर अमेरिका और भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और इसकी वजह से अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाता है समय समय के ऊपर। ट्रेड डेफिशिएट, यूएस कॉल्स इंडिया किंग ऑफ टैरिफ। और भारत और यूएस के बीच के अंदर अभी कुछ समय पहले यूएस ने भारत के से जो आयरन जो इंपोर्ट हुआ था उसके ऊपर उसने टैरिफ इंक्रीज कर दिया। तो बदले की कार्रवाई करते हुए भारत ने भी यूएस के कई प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है भारत को यूं कहते हैं किंग ऑफ टैरिफ। ट्रेड डिस्प्यूट्स भी हैं, भारत और अमेरिका एक दूसरे को ज्यादातर कई बार अपने हितों को लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे की कंप्लेंट करते हैं। वीजा रेस्ट्रिक्शंस, H-1B एंड H-4 जो वीजा है, ये 2 टाइप के वीजा हैं जो भारतीय नागरिकों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें से अमेरिका जो है H-1 वीजा है इसको लिमिटेड करने की कोशिश कर रहा है और H-4 को पूरा समाप्त करने के बारे में विचार कर रहा है। इससे भारत के जो लोग वहां पर रह के काम कर रहे हैं
उन पे बहुत विपरीत असर पड़ेगा। साइलेंस ऑन द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान इनटू इंडिया, और समय समय पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसके ऊपर अमेरिका चुप्पी साध लेता है, या इसके बावजूद भी अमेरिका ने जब मालूम चला है अमेरिका को उस टेररिज्म को फुल सपोर्ट करता है, उसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है, F-16 विमान जो न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने के अंदर सक्षम है, ऐसे विमान भी अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान पॉलिसी जो है अमेरिका की, अमेरिका अब 2021 तक अफगानिस्तान से लगभग पूरा निकल जाएगा, और अमेरिका के वहां से जाने के बाद वहां पर तालिबान जो है ऐसा माना जा रहा है कि वापस मौजूद हो जाएगा, और वहां की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कमजोर हो जाएगी। ये और तालिबान एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान के द्वारा सपोर्टेड है। तो ये जो यूएस की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट दिखती है हमारे को। इस प्रकार से ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं जो अमेरिका यूएस रिलेशन के अंदर बाधा पैदा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया इजराइल रिलेशनशिप।